हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज का जो मेरा टॉपिक चल रही थी बायोलॉजी का, उसमें हम पुष्पीय पादपों की आकारिकी के बारे में जानेंगे। हमने बायोलॉजी संबंधित उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया है जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हों, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हो। तो हमने उस प्रश्नों को यहाँ पे लिया है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन न रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या है? एक पौधा है। वह क्या है? सबसे लंबा पौधा है, विश्व का सबसे लंबा पौधा के नाम लिया जाता है। पेड़ और पौधा अलग होता है, लेकिन क्या है, लिस्पट क्या होता है? पौधा होता है। पौधे में सबसे बड़ा होता है, लेकिन पेड़ में कहें तो पेड़ में सिक्कोया हो गया जो विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है। लेकिन यहाँ यूकेलिप्टस सबसे लंबा पौधे की बात हो रही है, तो विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस हो जाएगा। किस पादप में तना संचयन चिरकालिकता के कार्य करते हैं? तो हल्दी हो जाएगा। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश के लिए अंकुरण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब कोई हम बीज बोते हैं तो उसे हम क्या है, मिट्टी में बो देते हैं, तो उसमें क्या है, प्रकाश तो वहाँ जाती नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और जो भी लोअर पोषक तत्व होते हैं अंदर, उसी से उसका अंकुरण हो जाता है। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण बीज में मिलता है। बीज विकसित होता है कहाँ? तो बीजाणु से होता है। किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो साइकस नामक जो पौधे होंगे उसमें बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं लगते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार जो पुष्पन होता है, हम उससे खाते हैं। नारियल तथा आम के फल होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो दुब प्रकार के होते हैं। आभासी फल का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सेब हो जाएगा। इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? तो आम हो जाएगा। गूदेदार थैलमेस किसमें खाने योग्य होते हैं? तो सेव में होते हैं। जल द्वारा परागण कहलाते हैं हाइड्रोफिली। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो पुष्प हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफ्लेसिया हो जाएगा, जो आप चित्र में देख सकते हैं रेफ्लेसिया को। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण है? आलू। इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? तो अदरक हो जाएगा। इनमें से कौन सा तना है? तो अदरक एक तना होता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रहण करता है पत्तियों पत्तियों के माध्यम से उसका खाद्य संग्रहण होता है। आलू का खाने योग्य भाग की बात करें तो तना हो जाएगा। गाजर क्या है? एक जड़ है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल जड़ें होती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो मूसला जड़ें हो जाएंगी। श्वसन मूल किससे मिलती है? तो जूसिया मिलती है। डहेलिया की जड़ें किस प्रकार की होती है? तो कंदिल तथा पुलकित प्रकार की। उपरिरोही मूल मिलती किसमें है? आर्किडस में। आर्किडस में विलामेन जड़ें होती हैं, किस लिए होती हैं? तो नमी अवशोषित करने के लिए आर्किडस में विलामेन जड़ें होती है। इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू क्या है? जड़ नहीं है। क्या है? तना होती है। निम्नलिखित में से स्तंभ मूल किसमें पाई जाती हैं? तो गन्ने में। स्तंभ मूल होती है किसमें? अवस्थानिक जड़ें होती है स्तंभ मूल में। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से होती है। गाजर एक जड़ होती है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे जो होता है वहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि होती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। शोषण मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आरोही जड़ होती है।
आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो हम तना खाते हैं आलू का। पर्ण का स्तंभ एक रूपांतरण है तने का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्ण का स्तंभ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो आलू है, हम इसका तना वाली भाग खाते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रहण कहाँ करता है? पत्तियों में। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं होता है? शकरकंद का। आप यहाँ चित्र में शकरकंद को देख सकते हैं। इनमें से कौन सा तना अदरक है? कौन सा तना है? तो अदरक हो जाएगा इसमें। प्याज में खाद्य भाग की बात करें तो तना इसका भी खाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित तना है? तो आलू हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पुड़दल प्राय न्यूनीकृत होता है? शुष्कोद्भिद में। कैक्टस में शूल किसका उपांतरण है? पत्ते का। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रिस्टोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग या जायांग। पुष्प जनक चक्र है पुमंग या जायांग का। कुरिंजी पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण हो सकता है? तो फ्लोरिजन स्त्राव के कारण वो क्या है 12 वर्ष में एक बार ही सिर्फ खिलता है। संसार का सबसे छोटे पुष्प की बात करें तो उल्फिया हो जाएगा। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह हो जाता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़े फूल की बात करें तो रैफ्लेसिया होगा। सबसे छोटे पुष्प की बात करें तो उल्फिया हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? यानी उसका अंग जो है पुष्प हो जाएगा। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का हस्तांतरण क्या कहलाता है? परागण। एनिमोफिली परागण क्या है? वायु द्वारा होता है। एंटोमोफिली परागण कैसे होता है? तो कीटों के द्वारा। चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं? चिरेप्टोरोफिली कहते हैं। जूफली परागण किसके द्वारा होता है? जंतुओं के द्वारा। आर्निथोफिली परागण किसके द्वारा होगा? तो यहाँ पे पक्षियों द्वारा हो जाएगा। जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसे क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा या एवं चिपचिपा होता है कीट परागित पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागण को क्या कहते हैं? मेलोकोफिली। सुगंधित पुष्पों में किसके द्वारा परागण होता है? कीटों द्वारा। गूदेदार थैलामस किसे में खाने योग्य होता है? तो सेब में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके किया जाता है? प्याज का। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों से। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है आवृत्त बीजियों का। एक सत्य फल प्रवर्धित होता है अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण कौन हो जाएगा? इसमें सेब होगा। नारियल तथा आम के फल कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब हम देख लेते हैं विभज्योतक उतक इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। विभज्योतक क्या होता है? पहले इसका नाम क्या है? एक पादप उतक का नाम बताइए तो जाइलम में यहाँ पर क्या होगा? पादप उतक हो जाएगा। जड़ के शीर्ष पर कौन उतक पाया जाता है? तो शीर्षस्थ विभाजोत्पादक क्या है? उतक जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। जो शीर्षस्थ विभाजोत्पादक उतक होता है वो जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। सरल उतक के दो उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो सरल उतक में मृदुतक तथा स्थूल कोण दो सरल उतकों के उदाहरण हो सकते हैं। किस उतक की कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं? तो विभाज्योतकी उतक की कोशिकाएं जो है सदा विभाजित होती रहती है। किस सरल उतक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? तो मृदु तक सरल उतक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। दो उतकों के नाम बताएं जो पौधे की बंधिया कहा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। स्थूल कोण तथा दृढ़ उतक वे उतक है जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं।
वैसे मृदुतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो हरित ऊतक क्लोरीनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। किसमें? क्लोरीनकाइमा में। इस ऊतक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर होती है। तो स्थूलकोण ऊतक की कोशिकाओं में भित्ति जो है अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? स्थूलकोण ऊतक का। मृदु कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखे तो इसमें हो जाएगा उसकी विशेषताएं। मृदुतक कोशिकाओं की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं, वो कौन से हैं? तो सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। दो अस्थायी पादप ऊतकों ऊतक के हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? जाइलम के निर्माण की बात हो रही है तो जाइलम का निर्माण 4 तत्वों से होता है। एक वाहिकाएं या ट्रैगिटस वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। ये 4 प्रकार हैं जिससे क्या है जाइलम का निर्माण होता है। किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? तो फ्लोएम ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का क्या है? संवहन होता है। किन्हीं दो प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक का नाम बताएं? तो सल्की या सल्काय, एपिथेलियम स्तंभाकार, एपिथेलियम। त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है? सल्काय एपिथेलियम नामक ऊतक त्वचा की सतह पर पाई जाती है। पश्चामाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है? पश्चामाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति सिलिया सिलियरी गति कहलाती है। संयोजी ऊतक कौन कौन से है? इसका दो उदाहरण क्या है? तो एरियोलर ऊतक एवं एडिपोज ऊतक, ये दो प्रकार के ऊतक हैं संयोजी ऊतक के अंतर्गत। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले दो प्रकार की कोशिका क्या हैं? तो फाइब्रोब्लास्ट एवं हिस्टोसाइट्स होते हैं। एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ की बात करें तो वसा एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, वसा पाए जाते हैं। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक क्या है? तो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है। अस्थियों को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक की बात करें तो मालिगामेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है क्या है? मालिगामेंट। दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखे तो उसमें हो जाएगा उपास्थि ऊतक एवं अस्थि हो जाएगा। उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो मार्क्डियोब्लास्ट उपस्थिति के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं, मार्क्डियोब्लास्ट। दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम बताएं? तो एक हो जाएगा संयोजी ऊतक रुधिर और प्लाज्मा। रक्त की प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के रुधिर कणिकाएं कौन से हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की होती हैं। शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होती है? तो पेशी ऊतक के कारण शारीरिक अंगों में गति होती है। जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? तंत्रिका तंत्र से क्या है जंतुओं का मस्तिष्क बना होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक की इकाई कहलाती है, न्यूरॉन जिसे कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? तो बहुकोशिकीय जीवों में कार्य के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए कोशिका के भिन्न भिन्न समूह होते हैं। कोशिकाओं के इस समूह को ही ऊतक कहा जाता है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक जो होता है तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के निर्माण से होती है? तो पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक के निर्माण से। पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट ऊतक। अस्थायी ऊतक का निर्माण किस ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? तो अंतर्वेशी या अंतविष्ट ऊतक की वृद्धि से होता है। सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है?
तो समरूप कोशिकाओं का बना हो चुका है। जलीय पौधे में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो इसमें वायुयुक्त या इरेनेकाइमा प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं? तो दृढ़ ऊतक या स्क्लेरोनाइकाइमा होते हैं। स्क्लेरोनाइकाइमा में इस नुकीली क्या होती है? ऊतक पाए जाते हैं। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है? तो क्यूटिकल। क्या कार्प कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है? नहीं, उसमें जीव द्रव्य होता ही नहीं है। दो या दो से अधिक प्रकार कोशिकाओं से बने ऊतक क्या कहलाते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक हो जाएंगे। जाइलम एवं फ्लूएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संवहन बंडल का करते हैं। कोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती है? तो पार्श्व भाग में। किस जंतु ऊतक की कोशिकाएं पार्श्व या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती हैं? सल्की या सल्काब एपिथेलियम की होती है। किस ऊतक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसाकुर विद्यमान होते हैं? स्तंभाकार एपिथेलियम। छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो स्तंभाकार एपिथेलियम से होता है। घनाकार कोशिकाओं वाले ऊतक क्या कहते हैं? क्यूबाइडल एपिथेलियम। अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने के लिए किस ऊतक कोशिकाएं मदद करती है? तो पश्चमाभी या पश्चिमल एपिथेलियम। एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? जालवत संयोजी ऊतक में। बाह्यकर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? कंकाल ऊतक का। हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? मैमोलियन अस्त की अनुप्रस्थ काट में। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? तो 55%। किस प्रकार की रुधिर कोशिकाओं में केंद्र नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कोशिकाएं में। लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजन को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन। एक न्यूरॉन के एक्सॉन की अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाते हैं? सिनैप्स बनाती हैं। अब हम जैव अणु के बारे में भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो आरएनए था डीएनए कायरल अणु है। इसकी क्या कायरलता का कारण है? तो डी शुगर अवयव के कारण होता है। कौन स्वैवक पीड़ाहारी है? तो मॉर्फिन हो जाएगा। इनमें से किस की कमी के कारण अत्यधिक हो? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्लोरोमिन टी है क्या है? एंटी मैरेलियम है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? तो फ्रक्टोस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वसा में विलेय विटामिन है? तो विटामिन के हो जाएगा। फिनाल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? बेकेलाइट में। प्रोटीन क्या है? एक बहुलक है एमिनो अम्ल का। वह विटामिन जो जल में विलय नहीं होता है? विटामिन डी है। विटामिन डी क्या है? जल में विलय नहीं होता है। स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त क्या करते हैं? ग्लूकोज। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई ग्लूकोज कहलाती है। सबसे सामान्य डाइसेक्राइड्स का अणु सूत्र है C12H22O11। क्या है? चीनी का सूत्र भी कहते हैं इसे। कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? सेलुलोज जाएगा। रक्त में ग्लूकोज निर्धारण करने में निर्धारित किया जा सकता है? तो बेनेडिक्ट्स का विलयन करके। रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जाता है बेनेडिक्ट्स का विलयन करके। निम्नलिखित में से कौन शर्करा डाइसेक्राइड्स नहीं है? तो गैलेक्टोज। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तित किस एंजाइम द्वारा होता है? माल्टेज द्वारा। एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है एमिनो अम्ल। जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ तेज गर्म करते हैं तो अमोनिया की गंध मिलती है। इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकाल सकते हैं। तो बाल अमोनिया अम्ल से बने हैं। पेप्टाइड जल अपघटन कर देता है तो अमीनो अम्ल पर। निम्न में से कौन सा डाइक्सराइड है? तो लैक्टोज हो जाएगा। ओहेनियस समीकरण क्या है? तो के बराबर ए माइनस E0/RT इंटू ए को वेग स्थारक कर सकते हैं।
शून्य संकीर्ण ऊर्जा पर कहते हैं इसको। ज्यूपिटर आयनन बनाने में कौन समर्थ है? H2NCH2COOH। विकृत गंधिका का मुख्य कारण है आंशिक जल अपघटन। ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण है ADP से ATP। फलों की शर्करा कहलाती है फ्रक्टोज कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड का सदस्य है? स्टार्च हो जाएगा। सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है किसका? तो हाई सैकराइड का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पायरिमिडीन भस्म नहीं है? तो गुआनिन। विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? फंक ने। विटामिन सी का मुख्य स्रोत की बात करें तो नींबू तथा संतरा हो जाएगा। इनमें कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड का उदाहरण है? अर्जिनिन। अनावश्यक एमिनो एसिड का उदाहरण है सीरिन। डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं किकर ने। प्रोटीन्स का प्रमाणित परीक्षण है जेंथेप्रोटिक परीक्षण। हीमोप्रोटीन मिलती है रक्त में। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है ग्लाइसिन। हेलर परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है अकार्बनिक एसिड। प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे ध्रुवीय होते हैं। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है डीएनए में। फास्फेट बंध मिलता है नाभिकीय अम्लों में। संदेश वाहक होते हैं mRNA। न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति से बनता है नाभिकीय अम्ल। एंजाइमों की क्रिया हेतु उपयुक्त तापमान होता है 20 से 45 डिग्री सेल्सियस तक। फास्फोरस बंध मिलता है नाभिकीय अम्लों में। एंजाइमों की क्रियाविधि होती है लॉक एंड की, ताला चाबी और तंत्र द्वारा। संपूर्ण नाभिकीय अम्ल का अवयव एक्सोन्स प्लस क्षारक प्लस फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। लेकिन में से एस्टर है, मोम है, किसमें म्यूटा घूर्णन नहीं पाया जाता है? सुक्रोज में हो जाएगी। वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन क्या होते हैं? विटामिन ए और डी होते हैं। कौन सा अंग फाइड था फ्लॉइड अंग होते हैं? एड्रल। प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है तो क्या है? 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग प्रोटीन के लिए नहीं किया जाता है? मॉलिस परीक्षण। निम्न में से क्या प्रोटीन भी उत्पन्न करता है? तो ग्वानिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज का एक उदाहरण है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के कुल अणु प्राप्त होते हैं 38। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध तथा गाजर। इनमें से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है? बेरी। साइनोकोबाल्ट एमीन नाम दिया गया है विटामिन B12 को। साइनोकोबाल्ट। ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन निम्न में से किस पदार्थ के द्वारा होता है? एंजाइमों के द्वारा। उदासीन एमिनो अम्ल क्या है? तो ग्लाइसिन होगा। अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है ग्लूटामाइन एसिड। क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है हिस्टिडीन। प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद एमिनो अम्ल है। एमिनो एसिड की कुल 7 संख्या ज्ञात कीजिए। 30 है। स्टार्च तथा सेलुलोज अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त क्या होता है? हमें ग्लूकोज प्राप्त होती है। एल्डोहेक्सोज का सरल उदाहरण क्या है? ग्लूकोज हो जाएगा। अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है तो एस्पार्टिक एसिड है। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण है हिस्टिडीन है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई की बात करें तो भी कोशिका होगा। पादप की कोशिका झिल्ली बनी होती है सेल्यूलोज की। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो कीप वॉचिंग। थैंक्स। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए।